दिल्ली और मुंबई से बड़ी खबर आई है और वो खबर है कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने रेड की है। हालांकि इस रेड को इनकम टैक्स के अधिकारी एक सर्वे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कुछ इनकम टैक्स में अनियमितताओं के बारे में पता लगा था, उसके बाद हमने तय किया कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के संबंधित डॉक्यूमेंटों को देखा जाए और यह पता लगाया जाए कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं की गई है, क्योंकि इसको लेकर के शिकायत प्राप्त हुई थी कि बीबीसी ने विदेशों से कुछ फंडिंग की है, विदेशों से कुछ चंदा लिया है और इसका टैक्स जो बनता है वो नहीं दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि बीबीसी वही एक चैनल है जिसने अभी पिछले ही दिनों गुजरात दंगों को लेकर 2002 के जो गुजरात दंगे थे उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उस डॉक्यूमेंट्री को यदि कोई भी देखता तो उससे पता लग रहा था कि वो एक इस देश के खिलाफ साजिश रची गई थी। डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से दिल्ली के दंगों में एक तरफा कार्रवाई दिखाई गई थी, वहीं धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालातों पर कुछ इंटरव्यू दिखाए गए थे और उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ देश के वामपंथी विचारधाराओं के पत्रकारों के इंटरव्यूज थे। कुल मिलाकर के एक साजिश रची गई कि यदि वो डॉक्यूमेंट्री पूरे भारत में प्रसारित की जाए तो देश के मुसलमानों को उस डॉक्यूमेंट्री से भड़काया जाए। जहां एक तरफ देश में दंगे कराने, उस दंगे कराने की साजिश उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विरुद्ध एक षड्यंत्र उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए किया हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैला और केंद्र सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर बैन लगा दिया। हालांकि उस बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल डाली गई और पीआईएल कर्ता ने तो यह तक कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इस पर तत्काल एक्शन लें और बीबीसी के दफ्तरों को भारत में जो काम कर रहे हैं इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आया है कि ये जो बीबीसी है ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़ा होता है और ये देश के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाने का काम करता है। क्योंकि जिस तरह से 26/11 का मुंबई का हमला हुआ था, उस समय भी जो पाकिस्तान का आतंकवादी अजमल कसाब था उसको यह आतंकवादी बताने को तैयार नहीं थे। वहीं इन्होंने एक बार अपने नक्शे में, जो कि नक्शे का जिक्र किया, कश्मीर को अलग थलग दिखाया था, जम्मू को उससे अलग दिखाया था। कुल मिलाकर के ये इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसको बंद करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो है इस तरह से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते और वो कहा कि भाई हम जो है इसको बैन करने की मांग खारिज कर दी। हम कहते हैं जी ये जो है हमारा काम नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो 2002 के दंगों के ऊपर बनाई है, इसकी जांच तो एनआईए से कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह देश विरोधी एक्टिविटी थी और इसमें जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद के कश्मीर पर चर्चा की गई, जिस तरह से दिल्ली दंगों पर चर्चा की गई, जिस तरह से इसको लेकर के एक नैरेटिव चलाने की कोशिश थी, ये और इसका एंगल क्योंकि भारत के बाहर से जुड़ रहा था, इसलिए एनआईए से इसकी जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों मांग को खारिज कर दिया। लेकिन सरकार कैसे मौन बैठ सकती है, और इसलिए सरकार को यह एक्शन लेना ही था। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इनकम टैक्स के अधिकारी ये कह रहे हैं, हमारी तरफ से तो ये सर्वे है, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि बीबीसी को जो फंड हुए हैं, जो उनको पैसा मिला है, वो किन सोर्सों से आया है, और अगर उसमें कुछ पैसा विदेश से आया है तो क्या विदेश से आए पैसे पर जो टैक्स बनता है वो दिया गया है कि नहीं। आपको ये बता दें कि जो बीबीसी है, ये बीबीसी 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है और ब्रिटिश सरकार की ये एक संस्था है और इसका पूरा खर्चा ब्रिटिश संसद उठाती है, यानी सरकार की तरफ से ही ये एक आधिकारिक उनका चैनल है, जैसा हमारे यहां भारत में दूरदर्शन है। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि किसी देश का कोई चैनल हमारे देश में आकर हमारे देश के विरुद्ध कोई एक्टिविटी करेगा तो क्या हम इस पर मौन बैठे रहेंगे? क्या इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
क्या उनको इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने की छूट दे देनी चाहिए? आपको बताएं कि जैसे ही ये रेड शुरू हुई, कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में लिखा गया बाकायदा कि ये जो है एक अघोषित, उन्होंने कहा कि यह अघोषित यहां आपातकाल लागू कर दिया गया है। मतलब कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस देश में मोदी सरकार अगर किसी के इनकम टैक्स की अनियमितताओं की जांच करे तो क्या ये आपातकाल लगा दिया है। इसी तरह आपको बता दें, जयराम रमेश कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो हो रहा है, हम तो जेपीसी की बात कर रहे हैं, हम तो अडानी की बात कर रहे हैं और ये इनकम टैक्स की रेट डालकर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जयराम रमेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपको क्या इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल याद नहीं है? कितने सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था और उनकी गलती केवल इतनी थी कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आज अगर देश के विरुद्ध कोई चैनल षड्यंत्र करने की कोशिश करता है, जिसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर वामपंथी विचारधारा के वो पत्रकार जुड़े हैं जिनका इतिहास काला है। आपको बता दें, ये बीबीसी, इसके बारे में पता लगा था कि बीबीसी के पीछे कौन कौन है। तो विदेश मंत्री जो बीबीसी लंदन के हैं, वो ब्रिटिश विदेश मंत्री स्ट्रॉ, वो इसके पीछे दिखाई दे रहे। और विदेश मंत्री स्ट्रोक ने बाकायदा ये सारी साजिश रची है, ऐसा कहा जा रहा था। इसी तरह आपको बता दें कि इसमें विप्रो के अजीम प्रेम जी और इसी तरह कांग्रेस के एक सांसद रहे हैं रोहिणी नीलकणी, वो पता लग रहा है। और उनकी एक संस्था है IPSMF, उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया और उन्होंने देश और विदेश के कुछ पत्रकारों को फंडिंग करने की बात कही। और वो एक एनजीओ के नाम पर जो बनाया, उनकी पत्नी उनसे जुड़ी हुई है, नंदन नीलकणी, और इन्होंने बाकायदा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया और बिल गेट्स का फोर्ड फाउंडेशन, और इस सब के पीछे जॉर्ज सोरस, ये इसके पीछे दिखाई दिया। तो बात उठी कि कहीं ना कहीं इसमें देश विरोधी ताकतें साथ में जुड़ी हुई हैं। और इसी में बेंगलुरु बेस्ड 10 स्वतंत्र डिजिटल मीडिया कंपनी जो है, उनको इसमें जोड़ा गया। तो बात उठ रही थी कि जो ये पत्रकार हैं, बीबीसी की इस 2002 के दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, उसमें जिन पत्रकारों का इंटरव्यूज दिखाया गया है, आपको बता दूंगा कुछ नाम इसमें है। हरतोष सिंह बल, ये द कारवा मैगजीन के ये संपादक हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय, ये द वायर, द कारवा और न्यूज क्लिक और मनी लॉन्ड्री के लिए लिखते हैं। इसी तरह अरुंधति राय ऑल्ट न्यूज से ये जो है जुड़ी हुई हैं। इसी तरह आपको बता दें, जैक फ्रेलाट क्रिस्टोफ, ये द वायर और द कारवा से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा था कि जो ये संस्था से इनको फंडिंग हो रही है, इन पत्रकारों को, IPSMF, ये जो संस्था है, इस संस्था से फंडिंग प्राप्त पत्रकार इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में अपना इंटरव्यू देते हैं और वो अपने विचार रख रहे हैं कि धारा 370 कश्मीर से हटी, इसके बाद तो हालात खराब हो गए, मोदी सरकार ने लोगों पे अत्याचार कर दिया, लोगों को जबरदस्ती घरों में बंद कर दिया। और इसी तरह दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली के कुछ इंटरव्यू दिखाए गए, जिसमें एक तरफा यह दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली में एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए, उनको मारा। तो एक तरह से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। और तब यह सवाल उठ रहा था कि हमारे देश के विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र करे, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र करे, तो क्या उसको यह छूट दे देनी चाहिए? और तब यह सवाल था, पूरे देश की तरफ से मांग उठी थी कि ऐसे चैनल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसे चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जिसको इनकम टैक्स विभाग कह रहा है कि हम केवल सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चैनल को क्यों ना भारत में बैन किया जाए, क्यों ना इसकी जांच NIA से कराई जाए,
दो देशों के बीच के संबंधों की जहां तक बात है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूके की धरती से देश विरोधी एक्टिविटी लगातार, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट हो, फिर चाहे वो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री हो, ये लगातार उठ रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। हालांकि अब तक जो कार्रवाई इनकम टैक्स की हुई है, इसमें यह माना जा रहा है कि जहां एक तरफ फंड के सोर्स का पता लगाया जाएगा, वहां इससे यह भी पता लगेगा कि बीबीसी ने किन किन लोगों को भारत में पैसे दिए हैं। क्या इन पत्रकारों को भी पैसे दिए गए हैं जो नाम मैंने बताए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में शामिल थे? हरतोक सिंह, निरंजन उपाध्याय, अरुंधति राय, और ये जो और पत्रकार इसमें थे या कोई व्यक्ति जिन्होंने इसमें मदद की है, क्या उनको बीबीसी ने पैसे देकर यह काम कराया है? यह अगर पता लगता है तो आप निश्चित जानिए कि यह जांच फिर एनआईए को ट्रांसफर की जाएगी और ईडी की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है। निश्चित रूप से यह सख्त कार्रवाई मोदी सरकार की तरफ से हुई है, जिसकी काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। और अगर इसमें कुछ अनियमितता पाई गई तो आपको बता दूं कि यह भी हो सकता है कि भारत के अंदर बीबीसी के दफ्तर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।